ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜನೋತ್ಪನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಂದಿ ಬೇಟದ ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ತಾಯಿ ಕೋಲಾರಮ್ಮ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠನ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್, ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ ರೀತಿ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ श्रेष्ठ भूमि ಇದು. इस पुण्य भूमि को आज प्रणाम कर हम सब की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं. जो आज इस भव्य मंच पर विराजमान नहीं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में संगठन को सशक्त करने, प्रदेश और देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए अपना योगदान दिया, ऐसे स्वर्गीय उमेश जी और युवा और जुझारू नेता प्रवीण जी को इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, उनके चरणों में नमन करती हूं. आज भारतीय जनता पार्टी का यह गौरव है कि इस मंच पर यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष नलिन जी के साथ विराजमान है हमारे वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय येडियुरप्पा जी. हमारा ये गौरव है कि इसी मंच पर विराजमान है पूर्व मुख्यमंत्री श्री सदानंद गौड़ा जी. और आज जो इस श्रेष्ठ भूमि को अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बोम्मई जी का भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूं. इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री शोभा जी विराजमान हैं. इस मंच की शोभा बढ़ाते संगठन के वरिष्ठ नेता हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सी.टी. रवि जी विराजमान हैं. युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या विराजमान हैं. लेकिन साथ ही इस मंच में आज समाविष्ट है प्रदेश की सरकार के कुछ ऐसे विशिष्ट मंत्री जिनको आप सबने अपना आशीर्वाद दिया है. ऐसे डॉक्टर सुधाकर जी, गोविंद जी, श्रीरामुलू जी आदि हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व को इस मंच से अभिनंदन देती हूं. आज आपने इस मंच पर हमारे विशिष्ट नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त किया, चाहे वो बोम्मई जी हो, चाहे नलिन जी हो, चाहे येडियुरप्पा जी हो या सी.टी. रवि जी. सबने भारतीय जनता पार्टी की विशिष्टता कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत की, इस अभिलाषा के साथ कि इस मंच से हम सब संकल्प करें कि आगामी चुनाव में इस पुण्य भूमि पर एक बार फिर कमल का फूल खिलेगा और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी. अगर ये संकल्प हम सब लेते हैं तो मुट्ठी भांज कर हाथ उठाकर बोलो भारत माता की.
ये संकल्प का मंच है, ये संग्राम का मंच है। नलिन जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया कांग्रेस पार्टी का। बोमाई जी ने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व द्वारा प्रदेश में क्या दुर्दशा हुई नागरिकों की, उस पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। लेकिन आज इस मंच को मैं संग्राम का मंच इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गांधी खानदान के राजकुमार उसके नेतृत्व में एक नया रूप धारण किया है। राष्ट्र के सम्मुख ये ढोंग किया कि भारत को जोड़ने की वो एक किवायत कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र को तोड़ने के उनके इरादे अब हिंदुस्तान के सामने जाहिर हो रहे हैं। आज पहले इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार में थी तो इस प्रदेश कर्नाटका के साथ कांग्रेस पार्टी ने भेदभाव क्यों किया। आज आपको ये बतलाते हुए मुझे गौरव है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तब नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटका को अपना आश्वासन दिया था कि जो पक्षपात कांग्रेस पार्टी ने किया वो पक्षपात अब नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार का महत्व जनता समझ चुकी है और इसका परिणाम सुखद जनता के पास पहुंचेगा। इसलिए आज कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना जरूरी है कि जब आपकी केंद्र में सरकार थी तब साल 2009 और 10 में फाइनेंस कमीशन के माध्यम से आपने कर्नाटक में मात्र 2000 करोड़ क्यों भेजा। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात का गौरव कर सकता है कि केंद्र की कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद, मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद फाइनेंस कमीशन के माध्यम से प्रदेश में मात्र एक वर्ष में 5000 करोड़ रुपया अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर्नाटक प्रदेश में हाईवे और रोड बनाने के लिए कितना पैसा दिया। आज ये हमारा गौरव है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि मात्र 2022 में प्रदेश में रोड और हाईवे बनाने के लिए 9700 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आज ये कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि 2022-23 के अंत तक 20 ऐसे नए प्रोजेक्ट्स कर्नाटका में शुरू होने के लिए हम सब तत्पर हैं जो भारत सरकार के, मोदी सरकार के समर्थन में राज्य की सरकार और राज्य की जनता को दिए जाएंगे। इन 7 सालों में मोदी सरकार के माध्यम से मात्र नेशनल हाईवे के अंतर्गत 37,000 करोड़ रुपया मात्र और मात्र प्रदेश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1600 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट 55,000 करोड़ की लागत से प्लान किए जा रहे हैं। आज जब हम ये आंकड़े लेकर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं तो इस बात का भी गौरव करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मल्टीपल रोड प्रोजेक्ट्स और रेल प्रोजेक्ट्स कर्नाटक में इनॉग्रेट किए हैं जिनकी कुल लागत 27,000 करोड़ रुपया है। एक तरफ हम रोड की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर रेल की बात करें
तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो कर्नाटक में साल 2004 से लेकर 14 तक मात्र 16 किलोमीटर रेलवे की लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था और मोदी जी की सरकार आने के बाद मात्र 5 साल में 1600 किलोमीटर रेलवे की लाइन मात्र कर्नाटका में इलेक्ट्रीफाई की गई। ये पहला राज्य है जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देती हूं। 30 साल बाद हमारे देश की शिक्षा नीति बदली गई और अभिनंदन देती हूं मुख्यमंत्री जी को कि राष्ट्र में कर्नाटक पहला स्टेट ऐसा बना जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का संकल्प लिया और कार्य प्रारंभ किया। मैं अभिनंदन देती हूं मुख्यमंत्री जी को कि देश में सबसे ज्यादा 2021 में एफडीआई अगर कहीं आया तो आपके नेतृत्व में प्रदेश में आया। इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश का एक एक नागरिक इस बात का गौरव कर सकता है कि कर्नाटक अब सेमीकंडक्टर हब ऑफ इंडिया बनने वाला है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हम ये गौरव कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ की लागत से उसकी फाउंडेशन नींव उसकी रखी, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जनता की छोटी छोटी दरकार पर हमारी सरकार न सिर्फ नजर रखती है, न सिर्फ चिंता करती है, बल्कि समाधान देती है। इन विविध कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम विशेष मुख्यमंत्री जी आपका अभिनंदन करती हूं कि अमृता फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने 750 गांवों में हर ऑर्गेनाइजेशन को 30 लाख रुपए हर वर्ष देने का 3 साल का संकल्प लिया है ताकि हमारा किसान आगे बढ़े। अभिनंदन देती हूं प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने सिल्क समग्र की स्कीम भारत सरकार की ओर से हमारे वीवर्स को सिल्क सेक्टर को विशेष रूप से दिया ताकि इन 5 सालों में सिल्क का प्रोडक्शन जो 21% बना है, उस 21% के बढ़ाव के चलते बहुत जल्द कर्नाटका के आशीर्वाद से भारत सिल्क सेक्टर में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसके लिए कर्नाटक की जनता अभिनंदन की पात्र है। अभिनंदन दे रही हूं ये याद दिलाने के लिए कि कर्नाटक में विकास की गति थमे नहीं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अभिनंदन कर रही हूं ये याद दिलाने के लिए कि जब कांग्रेस के पास केंद्र में कमान थी तो उन्होंने प्रदेश के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया। अभिनंदन दे रही हूं क्योंकि ये भी बतलाऊं आपको कि आज भी कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और ये मैं क्यों कहती हूं? मैं स्तब्ध हूं कि राहुल गांधी ने घोषणा की कि वो भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। आज पूछना चाहती हूं, भारत को तोड़ने का दुस्साहस राहुल गांधी किसने किया? ये हिंदुस्तान को जवाब दो। देश के प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा बनाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने उस स्टैच्यू को प्रणाम किया, सलाम किया। और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरदार पटेल जी की प्रतिमा तो छोड़िए, फोटो भी कांग्रेस पार्टी के बैनर से हटा दिया गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। आज पूछना चाहती हूं राहुल गांधी से, प्रधानमंत्री जी ने राजपथ का नाम मिटाकर कर्तव्य पथ की घोषणा की, नेताजी की प्रतिमा को लगाया, लेकिन आज तक
नेताजी की प्रतिमा लगने के बाद गांधी खानदान का देश के प्रति कोई संदेश नहीं आया। मैं आज पूछना चाहती हूं गांधी परिवार से, अपने खानदान की मूरत लगाते हो और नेताजी को प्रणाम नहीं कर पाते हो। मैं आज पूछना चाहती हूं गांधी खानदान से कि जब आपका राज था केंद्र में, तब नौसेना के ध्वज में भी निशानी आपने रखी थी गुलामी की। ये तो गर्व है हम पर, नरेंद्र मोदी पर, कि उन्होंने नौसेना के ध्वज से भी गुलामी की निशानी को हटाया और शिवाजी के प्रतीक को नौसेना के ध्वज पर लगाया। आज जब मैं प्रवीण की प्रतिमा को, उसकी फोटो को देखती हूं, एक युवा नेता संगठन को सशक्त करने के लिए भारत मां का जयकारा लगाता है। जो उसके प्राण हरते हैं वो उसकी पीठ पर वार करते हैं। जिन्होंने उसकी पीठ पर वार किया, आज उनसे कहती हूं कि तुम कायर हो, क्योंकि पीठ पर वार सिर्फ कायर करते हैं। जिन्होंने प्रवीण को मौत के घाट उतारा, उनसे कहती हूं कि तुम्हारा मकसद आतंक फैलाना था, और यह मकसद उनका भी था जो गांधी खानदान का साथ निभाते हैं। मैं येडियुरप्पा जी, बोम्मई जी, नलिन जी, आपका आभार व्यक्त करती हूं। इस मंच पे आपने प्रवीण की प्रतिमा को लगाया ताकि हम सब श्रद्धांजलि दे सकें। आतंकी जितने थे उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की फितरत देखिए। जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी गठबंधन की, तो जिसने मुंबई को नेस्तो नाबूद करने का दुस्साहस किया था, ऐसे याकूब की मजार पर संगे मरमर लगाने का पाप तब हुआ जब कांग्रेस की वहां पर सरकार थी। आज मैं पूछना चाहती हूं राहुल गांधी से, बॉम्बे के बुचर का आपने खंडन क्यों नहीं किया? आप कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, तो फिर आतंकवादी की मजार पर संगे मरमर लगाना आपकी सरकार को क्यों मंजूर था? आज ये गांधी खानदान से मैं पूछना चाहती हूं। मैं स्तब्ध हूं। मुझे लगा कि राष्ट्रहित में ये परिवार कभी तो बोलेगा। राष्ट्रहित क्या था? जब कोविड की कठिनाई आई तो नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर एक एक हिंदुस्तानी से कहा कि हिंदुस्तान में एक भी गरीब रात को भूखे पेट नहीं सोएगा। 80 करोड़ नागरिकों को 25 महीने मुफ्त का राशन घर तक पहुंचाया। जनता की सेवा क्या होता है? नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर सबसे कहा, हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाएंगे और हर हिंदुस्तानी मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे। 200 करोड़ डोजेस हमारे देश में मुफ्त की वैक्सीन हिंदुस्तानियों ने लगाई, और नरेंद्र मोदी ने स्वयं पहला वैक्सीन लगाकर देश को यह बतलाया कि यह वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित है। ऐसे में जब देश विपदा की घड़ी से जूझ रहा था, तो गांधी खानदान ने भ्रम फैलाया पूरे देश में और कहा कि आप वैक्सीन मत लगाओ। राष्ट्र के प्रति यह दुर्भावना क्यों? नागरिकों के प्रति यह दुर्भावना क्यों? आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं। मैं स्तब्ध हूं। यहां पर तेजस्वी सूर्या बैठे हैं, हमारे युवा नेता। भारत जोड़ो का यात्रा करने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया, लेकिन यात्रा कर किसके साथ रहे हैं? जिसने यूनिवर्सिटी की कैंपस में जाकर घोषणा की कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं राहुल गांधी से आज पूछना चाहती हूं कि जिन लोगों ने सरेआम भारत को तोड़ने का नारा दिया और नारा देने के बाद हिंदुस्तान से माफी नहीं मांगी, उनको आपने अपनी पार्टी का सदस्य कैसे बनाया? मैं आज पूछना चाहती हूं
क्या भारत को जोड़ने की बात करते हैं? अरे कल मीटिंग हुई आपकी उस व्यक्ति के साथ जिसने तमिलनाडु में यह कहा कि भारत माता इज अ डेंजरस डिजीज। मैं पूछना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में पूछना चाहती हूं कि जिन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी चल रहे हैं, गांधी खानदान चल रहा है, जो हिंदुस्तान को इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, भारत मां को इस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, मैं चाहती हूं हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछें कि यह राष्ट्रद्रोह क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में स्वीकार है? और मैं राष्ट्रद्रोह का यह आरोप पूरी गंभीरता से लगा रही हूं। येडियुरप्पा जी यहां पर विराजमान हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। हम ऑपोजिशन में रहे, हमने वर्षों वर्ष संघर्ष किया, लेकिन ऑपोजिशन में रहने के बाद भी भारत मां की जय का नारा नहीं छोड़ा। हम ऑपोजिशन में रहे वर्षों वर्ष, हमारे नेताओं ने कभी भी भारत मां के टुकड़े होंगे ऐसा एक स्वर नहीं निकाला। लेकिन येडियुरप्पा जी, आई एम शॉक्ड, कल राहुल गांधी ने सार्वजनिक ये कहा दैट मैं पहले पॉलिटिकल पार्टी से लड़ता था, अब इस यात्रा में आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट। मैं पूछना चाहती हूं गांधी खानदान से, सत्ता आती है जाती है, अरे सत्ता तो इंदिरा गांधी की भी गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी। आज तुम्हारे उस बेटे ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी है, तो राहुल गांधी भी कान खोलकर सुन ले, जब तक एक एक हिंदुस्तानी में प्राण है, हिंदुस्तान न टूटेगा। और हिंदुस्तान के खिलाफ तुमने जो जंग का ऐलान किया है, हम सब मिलकर तुमको धूल चटाएंगे। मैं स्तब्ध हूं, सत्ता का मोह ऐसा that you declare a war against the structure of the Indian state, और कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। इसलिए आज मैं आपसे कहने आई हूं कि मात्र संकल्प का मंच नहीं है, यह संग्राम का मंच है। राहुल गांधी और गांधी खानदान कितने विवश हैं, सत्ता के लिए कितने भूखे हैं कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ भी जंग छेड़ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और जाते जाते याद दिलाना चाहती हूं, इस मंच पर आज कारीगरों का सम्मान किया, हैंडलूम के वीवर का सम्मान किया, एक दलित नेता का सम्मान किया, एक आदिवासी भाई का सम्मान किया। और मैं अभिनंदन देती हूं कि यह सम्मान मात्र इस मंच तक सीमित नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय में से पहली बार राष्ट्रपति अगर किसी पार्टी ने बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। एक महिला को राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, और जब महिला राष्ट्रपति बनी तो द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति अपमान भरे शब्दों का इस्तेमाल गांधी खानदान के आदेश पर उनके चमचों ने देश की संसद में और संसद के बाहर किया। इसलिए कहना चाहती हूं, यह मात्र समाधान और संकल्प का मंच नहीं है, यह संग्राम का मंच है। अगली बार राहुल गांधी इस प्रदेश में आए तो उससे पूछना कि तुम किसके साथ घूम रहे थे तमिलनाडु में, जिसने कहा कि इस मिट्टी पर पैर मत रखो वरना बीमार हो जाओगे। तुम किसके साथ घूम रहे थे यात्रा में, जिसने कहा हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे। अरे तुम किसके मजार पर संगे मरमर लगवा रहे थे, जिसने 250 हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा। ये एक एक सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश में देना होगा, और ये जवाब आप लेकर रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के इरादों को नेस्तो नाबूद करेंगे। आज यही अपना विश्वास जताते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.